तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला हुआ है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी सभी इंटीजर वैल्यू पे एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस है हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका आउटपुट हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। हमेशा हमेशा इसका आउटपुट कैसा होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन, देखो लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसके अगर अंदर इंटीजर लिखा हुआ है जैसे पूरा 5 6 10 15 -5 6 7 -8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो जैसा का तैसा वैल्यू बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर डेसिमल नंबर कोई 4.2 लिखा हुआ है तो लेस देन और इक्वल टू, इसका डेफिनेशन ये लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन कब, लेस देन तब होता है जब किसमें लिखा हो, डेसिमल में कोई सा भी नंबर लिखा होगा। अगर इंटीजर लिखा जैसे का तैसा बाहर, अगर 4.2 है तो इसके अंदर इंटीजर पार्ट क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब इसमें देखिए, और ये चीज समझने से पहले देखो मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर पहले कोई सा भी नंबर होता है, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर, मान लो कोई सा नंबर अगर एक्स लिखा हुआ है, एक्स, ये दो चीज से मिलकर बना होता है क्या, एक तो इंटीजर और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। कैसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। और ये इंटीजर पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट जैसे मुझे लिखा हुआ है अगर 5.8 लिखा हुआ है, अब देखो इंटीजर पार्ट क्या है, जैसे 5 हो गया प्लस फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल वाला पार्ट 0.8 हो गया। तो कोई सा भी नंबर दो दो चीज मिल गई, एक तो इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी तरीके से जो एक्स लिखा हुआ है इंटीजर पार्ट हो गया और ये कैसा हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया एक्स का। एक्स कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका इंटीजर पार्ट हो गया, ये कैसा हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, केवल कि इसका आउटपुट हमेशा कैसा होता है, केवल और केवल इंटीजर होता है, पूरा पूरा, है ना, जिसे दशमलव में नहीं आना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो ऐसा हो गया। तो ये वाली, इसको आप याद रखें, कोई सा भी नंबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा। तो अब देखो यही चीज अगर मैं इस वाले को इधर ही रहने देता हूं, यानी इसको इधर ही रहने दो, अब क्या करें, इसको इधर रहने दो, इस वाले को ट्रांसफर इधर करोगे, एक साइड अगर प्लस होता दूसरे साइड जा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहाँ एक्स तो ऐसे ही है, अब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा। अब देखो यही चीज यहीं पे जो फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी जी ऑफ एक्स डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। ये क्या पूछ रहा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, यानी हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स ये किसके फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे समझ में आ गया आपको। अब इसको चेक करके बताना है कि जो गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स की, हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए कैसा है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए चलो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, या तो डायरेक्ट ये भी दे सकता है, बुलवाने के लिए ये लिख के दे दिया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये भी कैसा लिखा हुआ है, कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिख देता तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करते जैसे कर रहे, तो हमको इसको लेके सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले किस पे चेक करना है, किसी पे, तो हम जनरल एक इंटीग्रल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लेट x is equal to c is any integral value of x। जनरल में c कोई क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, किसका, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू सी जनरल में ले लिए, सी की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर होएगा, यानी 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, -5 -8 -7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल ले लिए। तो अब इसमें इसको हम चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो बोलते हैं कैसा, ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर इक्वल होता है तो उस पॉइंट पे चेक करके हम लोग बोलते चेक करते हैं, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x किस पे चेक करना है, c। लेफ्ट में क्या करते हैं, हल्का सा कम, कितना, s टेंड्स टू 0। और फंक्शन की वैल्यू तो यही दिख रहा है g ऑफ x दोनों के लिए, यानी x माइनस का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जितना पे x ऐसा दिख रहा है। तो अब लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेंगे, सब कुछ परेशानी होती है ऐसे सवालों में। तो यहाँ पे लिखोगे
देखो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, c माइनस का h, तो x की जगह रखोगे क्या, c माइनस का h, ऐसे हो गया। फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर लिखना है x या c माइनस का h। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने अंदर से जो वैल्यू निकालता है, कैसा निकालता है, पूरा पूरा यानी इंटीग्रल पार्ट निकालता है, और कैसा, लेस देन और इक्वल टू x। अगर पूरा इंटीजर लिखा होता है जैसे कि तैसा बाहर निकालता है, अगर इंटीजर नहीं लिखा हुआ तो उससे कम निकालता है, ठीक है। अब देखो c माइनस एच, c माइनस एच, तो इसके बाहर क्या निकल के आएगा, c माइनस एच लिखा हुआ है। अगर देखो c की वैल्यू अगर 5 लेता हूं, 5 में से हल्का सा कुछ कम करोगे, 5 में से हल्का से कुछ कम करोगे तो क्या मिलेगा, 4 बाहर निकल के आएगा। जैसे देखो c की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं, 4 माइनस एच, तो क्या मिलेगा, इधर कुछ कम करोगे यानी 3.999 कुछ होगा, तो बाहर क्या निकल गया, 3, यानी ये 3 कैसे आया, यानी 4 में से एक कम करके आया, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता, कुछ कम करे तो फिर से क्या मिलता, 8 मिलता। इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख लोगे, ये c माइनस एच तो ऐसे ही रहेगा, यानी एक कम होके मिलेगा इसमें से, ठीक है। ऐसा हो गया, माइनस का इसके बाहर c माइनस का 1 निकल के आएगा, और लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा है। अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस सी हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख दे c माइनस का h, फिर ये माइनस का c, ये प्लस का 1 हो गया, और ये क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये c से c कट गया, और h टेंड्स टू 0 ये भी 0 हो गया, तो क्या मिल गया, बस आंसर 1 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड लिमिट हमको निकालना है, तो इसको देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके, 1 के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, तब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, देखो राइट हैंड लिमिट कैसे करते हैं, x c पे निकाल रहे हैं तो c प्लस का h, और कैसा h, h टेंड्स टू 0, उस पे भी g ऑफ x कैसा दिख रहा है, x माइनस का, यही फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, ठीक है। वापस से लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है हमको, देखो जहां x दिख रहा है वहां c प्लस h रखो, c प्लस h, हल्का से ये हो गया, फिर माइनस c प्लस का h हो गया। अब देखो c प्लस का h, c की वैल्यू अगर 4 लेते हैं, अगर देखो c की वैल्यू क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 में हल्का सा कुछ ऐड कर रहे हो, हल्का सा मतलब 0.1 मान लेते हैं, 4.1 हुआ, किसके वैल्यू, 4 के, यानी यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा जैसा का तैसा बाहर निकल के आएगा, ठीक है। इससे क्या बाहर निकल गया, c बाहर निकल गया, तो ये c प्लस h, और ये माइनस का c हो गया, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स इससे से कट गया, और h टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या मिला, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल, राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल हो गया। तब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, तो बोलेंगे देखो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आया था, 1 के, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ये तो आपस में इक्वल है नहीं, 0 के, तो बोलेंगे क्या है कि एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स the given function is discontinuous। तो आपको जिसको इस सवाल में जिसको भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होएगा वो इजीली इसको समझ सकता है, ठीक है। तो और ये कहाँ से, ये फंक्शन कैसे बना है देख लो, ये वाला उसका कॉन्सेप्ट ये है, उसके बाद से ये जनरल में आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से देखें और नोट कर लें। अभी आगे मैं जब फंक्शन बताऊंगा तो उसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना के बताऊंगा कैसा बनता है, वो अपने आप पता चल जाएगा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कैसा होता है, वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो नोट कर लें इसको भी।